तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में, जहां पे मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं बाइनोमियल थ्योरम को। ठीक है दोस्तों, हम लोग सबसे पहले यहां पे इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि जनरल टर्म क्या होता है, मिडिल टर्म क्या होता है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर जेड ये क्या होता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपांशन ये हम पढ़ेंगे। एंड एट द लास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा बाइनोमियल थ्योरम। वैसे तो हमारे सिलेबस में एज़ पर जो सिलेबस हमें गिवन है वहाँ पे बाइनोमियल डायरेक्टली कुछ भी आप कह सकते हैं रोल अदा नहीं पे करता है। बस आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सवाल आ रहे होंगे जहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि जैसे मान लीजिए ये लिख दिया और बोल देंगे कि इसमें बताओ कि ऐसा कौन सा टर्म होगा जिसमें मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है आपको। ऐसा टर्म बताना है जिसमें एक्स स्क्वायर आता हो, वो टर्म आप बता दीजिए कौन सा होगा। या फिर ये छोटे मोटे जो सवाल हैं यही आते हैं बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता। बहुत बेसिक चैप्टर है। सम पूछ लिया जाएगा कभी कभी कि 3-4 टर्म दे दिए गए हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसका क्यूब, और बोल देंगे बता दो कि इसका सम क्या होगा इन सभी का, कि इन सभी के कोफिशिएंट्स का सम क्या होगा ये बता दो। तो यही जो बेसिक बेसिक सवाल हैं ये आते हैं। आज की वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर करूँगा कि आखिर जो सवाल आते हैं वो कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, बेसिक जो हमारा पोर्शन है ये सब कुछ मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जो है ज़रूर देखिएगा। कोई भी अगर डाउट होता है, कुछ भी कन्फ्यूज़न रहती है अगर आपकी, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बहुत ईजिली मैं सभी के जवाब भी दे दूँगा। अब शुरू करते हैं, पर सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि बाइनोमियल थ्योरम जो ये नाम आया हमारा बाइनोमियल थ्योरम, ये बाइनोमियल क्यों आया और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, एक्चुअल में क्या है ये, क्यों हम लोग इसे पढ़ रहे हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, किस बात पे ये इंपॉर्टेंट आता है। कोई भी चैप्टर अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारा ये कर्तव्य रहता है कि हम ये समझें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, जिस हिसाब से हमारे पास निकल के आए यहाँ पे कई सारे आप कह सकते हैं टर्म्स निकल के आए, कई सारे यहाँ पे एक्सपेंशन निकल के आए। एक्सपेंशन किसे कहते हैं? अगर आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो आप इसे क्या लिखते थे? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ये लिखते थे। ठीक है, तो ये जो हमने इससे यहाँ पे लेके आए इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपांशन कहते हैं। दैट्स इट, यही है जी एक्सपांशन। समझ में आ गया? पूरा जो चैप्टर है हमारा, पूरा जो चैप्टर है, जितनी भी हम बातें पढ़ेंगे वो इसी के रिलेटेड रहेगी। अब इसमें क्या क्या सवाल आ सकते हैं? ये पूछ लेंगे मिडिल टर्म बताओ क्या है इस पूरे एक्सपेंशन का, ये पूछ लेंगे फर्स्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है, ठीक है, या फिर ये पूछ लेंगे कि बताओ कि कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, इस टाइम पे 1 है, वाई स्क्वायर का क्या है, इस टाइम पे 1 है, एक्स वाई का क्या है, इस टाइम पे 2 है। तो ये सारे सवाल निकल के आते हैं। या फिर ये पूछ लेंगे कि इन तीनों में से ही कौन सा ऐसा टर्म है जिसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो अभी तक हमें तो एक्स वाई की वैल्यू पता नहीं है, पर जितना हमारे पास डेटा है उस हिसाब से न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे 2 ज़्यादा है, तो ये हो गया वो टर्म। तो इस तरीके के सवाल आपके जो सामने हैं ये आते रहते हैं। किसमें? बाइनोमियल थ्योरम में। बाइनोमियल आपको बता दूं मैं, बेसिकली बाई 2 आता है, तो इसका मतलब यहाँ पे कम से कम जो है 2 कोफिशिएंट तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके अलावा रह सकते हैं, पर 2 तो कम से कम रहेंगे। ये तो मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट है जो कि यहाँ पे फुलफिल रहेगी। इसके बाद दोस्तों एक और चीज़ है, उसको भी मैं यहीं बेसिक में कवर कर दूँ। फैक्टोरियल एक वर्ड आता है। ओके, फैक्टोरियल वर्ड किसे कहते हैं ये भी मैं आपको समझाना चाहूँगा बेसिकली। देखिए, अगर कहीं आपसे पूछा जाए कि 1 का फैक्टोरियल बताओ, तो आप क्या लिख देंगे? 1। अगर आपसे पूछा जाए 2 का फैक्टोरियल बताओ, तो आप क्या लिख देंगे? बताओ, 2 × 1। अगर आपसे पूछने 3 का फैक्टोरियल बताओ, तो क्या लिख देंगे? 3 × 2 × 1। ठीक है, या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर 3 और ये लिख देंगे। ठीक है, या इस तरीके से 2 के लिए लिख देंगे 2 फैक्टोरियल। दोनों बात बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस लिखने का तरीका है। ठीक है, 4 फैक्टोरियल अगर पूछ दें तो आप क्या लिखेंगे? 4 × 3 × 2 × 1। तो इस तरीके के फैक्टोरियल्स निकाले जाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, 0 का फैक्टोरियल जो होता है वो 1 होता है। ये वाली बात आपको बस ध्यान रखनी है, इसके अलावा और कुछ ध्यान नहीं रखना। समझ गए आप क्यों होता है, कैसे होता है? तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस ये जान लीजिए। ठीक है, कि इसका क्या होता है? 1 होता है। क्यों होता है ये बता देता हूँ मैं बेसिकली। चलो, अगर आप देखें 2 का, तो हमने 2 × 1 कर दिया। 1 का किया तो 1 × 1 हुआ है। ऐसे ही 0 के लिए, 0 हम लोग जो भी काम करते हैं इसमें हम प्रीवियस वाला लेते हैं इसके। ठीक है, ऐसा हम बनाते हैं। ये पूरी जो सीरीज़ है ना, ये 1 2 3 ऐसे करके फैक्टोरियल निकला है, अकेले अकेले नहीं निकला है। तो जब ये सीरीज़ निकाली गई तो देखा गया कि जो इससे पहले वाला था वो इसके पहले आया था। तो अगर यहाँ पे भी 0 हो जाता तो 1 का भी 0 हो जाता, और 1 का 0 हो जाता तो यहाँ भी 0 हो जाता, तो यहाँ सब कुछ ही 0 हो जाते। फिर तो फैक्टोरियल कोई मतलब ही नहीं था। इसलिए कि फैक्टोरियल का मतलब रहे, हमने जो फैक्टोरियल 0 है इसको भी 1 ले लिया। एक बहुत सिंपल सा आइडिया, ये भी मैंने यूट्यूब पे अलग से देखा था कि आखिर क्या मतलब है इसका। इसके बाद दोस्तों हमने जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा तब हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था अपना,
ठीक है, हो सकता है आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो, पर मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ, तो भाई मैंने तो पढ़ रखा है ये। ठीक है, इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा बेसिकली, कि NX लिखा रहता है तो हम उसे ये भी लिख देते हैं NCX। ओके, और ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब ये होगा या फिर XY इक्वल टू होंगे, ज़्यादातर यही होती है पॉसिबिलिटी जो कि हमारे काम आती है। जो भी बातें मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर आप नोट बना रहे हैं तो बढ़िया बात है, नहीं बना रहे हैं भाई तो बढ़िया बात है, बस बैठ के देखते रहिए, मज़े लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों NC0 पूछूँ तो आपसे, आप तुरंत बोलेंगे 1, NCN बोल दूँ तो भी 1 होगा। ठीक है, इसके बाद मैं अगर आपको बता दूँ NC1 क्या होता है तो आप बोल देंगे N, कटाक से, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? आई होप कि इतनी बात जो है आपके जहन में आ गई होगी। इसके बाद दोस्तों अब और थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं और समझते हैं कि इसका क्या यूज़ है, एक्सपेंशन होता कैसे है। जैसा कि मैंने आपसे पहले पूछा था कि a प्लस बी का स्क्वायर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलते हो, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर अगर मैं पूछूंगा आपसे a प्लस बी का क्यूब है, इसका बताओ, तो आप क्या बोलोगे, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और फिर लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, b का क्यूब। ये हो जाएगा, चलो बढ़िया रहा। a प्लस बी की पावर 4 में पूछूं अगर आपसे तो आप बोलेंगे a4। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलेंगे आप, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोलेंगे आप लोग, 6 बोलेंगे। ठीक है, और फिर आप क्या बोलेंगे, फिर से आप बोल देंगे ये, और लास्ट में हो जाएगा आपका ये 4 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग किस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ। गुड हैंड राइटिंग के 2 नंबर मिलेंगे, एग्ज़ाम में तो नहीं मिलते, एग्ज़ाम में आप कुछ भी लिखिए, कैसे भी लिखिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी की पावर 5 अगर मैं पूछता हूँ आपसे तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये लिख देंगे। पहला वाला तो आप लोग आंख बंद करके लिख सकते हैं, है कि नहीं। और कहीं ना कहीं आप में से जो थोड़े बहुत समझदार बच्चे होंगे वो यहाँ पे एक पैटर्न भी पकड़ पा रहे होंगे। जो पकड़ ले रहा भाई पैटर्न, वन ऑफ द बेस्ट गाय, वन ऑफ द बेस्ट गाय मैं बोलूँगा कि भाई सही राह पे चल रहा है वो लड़का। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और फिर लास्ट में 5 आ जाएगा। अगर आप पैटर्न देखें यहाँ पे, मैं आपको पैटर्न दिखाना चाहूँगा कि 1 2 1 1 3 3 1। ठीक है, 1 4 6 4 1, फिर 1 5 10 10 5 1। एक पैटर्न यहाँ पे निकल के आता है। पास्कल ट्रायंगल कहते हैं इसे, या कुछ कहते हैं ऐसे करके, मुझे याद है पास्कल ट्रायंगल कहते हैं, जो इसके कोफिशिएंट निकल के आ रहे हैं ना वो पास्कल ट्रायंगल में लिखे रहते हैं, अगर मैं सही जान पा रहा हूँ तो। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तो पास्कल ट्रायंगल में ही ऐसी वैल्यूज़ होती हैं। पर पास्कल ट्रायंगल छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, उसका इतना यूज़ भी नहीं है, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, लगे कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अब क्या हमारे पास क्या निकल के आता है, यहाँ से जो आगे बातें रहेंगी ना वो आपको याद करनी पड़ेंगी। ऑब्वियसली मैंने भी याद करी है, आपको भी याद करनी पड़ेंगी। लॉजिक आपको मैं समझाता जाऊँगा कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर यहीं पे मैं a की पावर n ले लूँ तो आप देखेंगे मेरे पास क्या निकल के आया, NC0। मैंने आपको पहले ही बताया था NC0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। an b की पावर 0। अब क्या होगा कि a की जो पावर है ये घटती जाएगी और b की पावर बढ़ती जाएगी। जिस हिसाब से आपका ये 1 है ना, NC1 2 ये जाएगा, इस हिसाब से आपकी क्या होगी, वैल्यूज़ भी बढ़ती जाएंगी b की, और a की उतनी ही घटती जाएंगी जितनी इसकी बढ़ रही हैं, n-2 b स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस डॉट 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 प्लस NCR a n-r br। ठीक है, एंड एट द लास्ट हमारे पास जो आता है वो आता है, नीचे लिख देता हूँ उसको ऐसे करके, NCN। ठीक है, a की पावर 0 और b की पावर n, तो जो अल्टीमेटली हमारा b की पावर n बचता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या बचता है, b की पावर n बचेगा, और जो हमारा स्टार्टिंग वाला था यहाँ पे a की पावर n बचता है। समझ के आप लोग, इस तरीके से जो है इसका एक्सपेंशन होता है। अब एक बात और बता दूं मैं आपको, इसको जितनी बार आप लिख सकते हैं उतनी बार लिखिएगा। मैंने तो अपनी कॉपी में इसको कम से कम 100 बार लिखा होगा, इस वाले एक्सप्रेशन को जो है। ठीक है, आप लोग भी अगर लिख सकते हैं तो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ायदा ही देगा, नुकसान तो आपका होने वाला है नहीं इससे। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जिससे कि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और हो और मुझे भी थोड़ा सा मज़ा आए। देखो मैथ है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जितना ज़्यादा आप इसके रिवीजन पे फोकस करेंगे उतना बढ़िया आप होते जाएंगे इसमें। जितना ज़्यादा आप इसके रिवीजन पे फोकस करेंगे उतना आप बढ़िया होते जाएंगे।
अब देखो मैंने NC0 तो लिखा नहीं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो रहता ही है, पर अब हम इससे आगे लिखेंगे NC1 होगा। ठीक है, अब क्या होगा, x की पावर 4 होगी और 2x की पावर क्या हो जाएगी 1, सिंपली आ गया। 5C2 लिखूंगा, x की पावर यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 और 2x की पावर लिखूंगा स्क्वायर में। फिर लिखूंगा 5C3, x की पावर लिखूंगा स्क्वायर में और 2y की पावर में क्या लिख दूंगा क्यूब में। ठीक है, यहाँ पे आओ, 5C4 लिखूंगा तो x की पावर क्या हो जाएगी 1 और 2y की पावर हो जाएगी 4 और लास्ट में 5C5 1 रहता है तो मतलब हम ये ऐसे ही ले लेंगे बस कि 5 होगी। अब बाकायदा इसे खोल देंगे हम लोग, ये 5 इंटू एक्स पावर 4 इंटू 2y। ठीक है, 5C2 10 होता है, एक्स क्यूब हो जाएगा इंटू 4y स्क्वायर। 5C3 भी 10 होता है, ये सब आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी बता दे रहा हूँ मैं, फिर से दोबारा से अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं भाई, हमारे पास आए हो तुम। इंटू में होगा ना ये, पहले इंटू एक्स और फिर इंटू 16y की पावर 4 प्लस 32y की पावर 5। सिंपल, सोबर, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं कहीं से कहीं तक। एक्स पावर 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 40, 10 8 ज़ा 80। ओके, फिर आपसे पूछें 5 16 ज़ा 80 है ना, 80 तो होता है, यस 80 एंड लास्ट में 32y5। सिंपल, ये इसका पूरा एक्सपेंशन हो गया। स्लो वीडियो है, सोबर है, मैं इसलिए स्लो रख रहा हूँ कि समझ में आए बच्चों को। डायरेक्टली हम लोग ये चीज़ें नहीं पढ़ते हैं अपने एग्जाम में, और इस चैप्टर में अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी तो आगे जो चैप्टर आएंगे PNC वगैरह, उनमें जिनका ये कॉम्बिनेशन वगैरह इस्तेमाल होता है ना, उसमें आपको और आसानी होगी समझने के लिए। तो इसीलिए जितना ये धीरे धीरे चलेगा उतना बेटर है, उतना अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। आई होप कि आपको ये वाला जो एक्सपेंशन है समझ में आ गया होगा। अपने मन से 2-4 खुद बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बनाने में ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, बनाना चाहिए आपको, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। अभी मैंने आपको बताया A+B। अब मान लीजिए यहाँ पे A-B लिखा होगा तो आप कैसे करेंगे इसको, है ना। कुछ नहीं करना है, वही वाला जो हमने पढ़ा था वो किया था, बस इस बार ये कर देंगे हम और पावर n लिख देंगे, सिंपल। तो ज़्यादा कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जितने भी यहाँ पे आपके इवन वाले नंबर होंगे ना, वो जैसे ये हो गया A⁻n हो गया प्लस, पर ये प्लस नहीं रहेगा, ये तो आएगा माइनस में, नेगेटिव आता जाएगा ना उसके आगे, जैसे ये हो जाएगा n-1, ठीक है, तो -b⁻1 पे, ठीक है, इस तरीके से जाएगा NC2 an-2 माइनस बी पावर का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, -b⁻n A⁻n। अब यहाँ तो माइनस हो जाएगा, है कि नहीं, ये हो गया माइनस, A⁻n माइनस में NC1, ये हो जाएगा b प्लस स्क्वायर हो जाएगा अब की बार तो दिक्कत कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं है, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में ये b⁻n है नहीं है, ये तो n पे डिपेंड करेगा कि क्या वैल्यू रही थी। ठीक है, समझ में आ गया आपको, ये वाला काम रहेगा A-B पे। अब तक आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी, कुछ बातें समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं अपने जनरल टर्म पे, कि अगर मैं आपसे रेंडमली पूछ लूँ कि बताओ भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा टर्म बताना है, तो आप कैसे बताओगे उसको। उससे पहले आप समझिए, पहले A+B की पावर होल स्क्वायर अगर मैं लिखता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, देख रहे हैं इस तरीके से मैंने इसे कई बार लिखा है, तो मुझे अब ये अंडरस्टैंडिंग इसकी बन गई है कि अच्छा ये काम कैसे करता है। कभी अगर मैं एग्जाम में कुछ भूल भी जाऊँ ना कि जनरल टर्म निकालते कैसे हैं, ये क्या करते हैं, तो मैं अपने जो बेसिक मेरी लॉजिक है ना, उनसे मैं वो चीज़ निकाल सकता हूँ। इसलिए आपसे भी कहूँगा कि आप लोग भी इसे बहुत बार प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी इसकी। हमने जनरल टर्म कैसे निकाला, TR+1 करके हमने निकाला, क्यों बता रहा हूँ, क्यों वो भी बता रहा हूँ आपको, क्यों कि टेंशन क्यों ले रहे हो। ठीक है, R+1 हम ऐसे निकालते हैं, सिंपली आर में निकाल देंगे, पर वो यहाँ पे आगे बढ़ जाता है, -1 +1 ऐसे लिख के आता है, तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने ये R+1 कर दिया, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, जो वैल्यूज यहाँ निकल के आएंगी वही यहीं पे निकल के आ जाएंगी। ठीक है, इतनी बात आपको आई होप समझ में आ रही होगी। चेक कर लेते हैं भाई जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं है। तो एक क्वेश्चन आया हमारे सामने, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि बताओ कि एक एक्सप्रेशन है हमारे पास 3y⁻20, ठीक है, और हमसे बोला गया है कि चलो फाइंड करो तुम लोग
T9 टर्म क्या होगा? T9 टर्म, हाँ भैया T9 टर्म बताना है। तो T9 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पहले देख लीजिए, ये लिखेंगे 8 + 1, n क्या है 20, सी आर क्या है 8, ए क्या है 2x, n - 20 हो जाएगा, n - 8 हो जाएगा मतलब, तो 20 - 8 हो जाएगा आपका 12, b क्या है 3/8 हो जाएगा। सिंपल, ये हो जाएगी वैल्यू। जो भी वैल्यू आगे निकल के आएगी वो बात अलग है, पर लिखेंगे आप कुछ इस तरीके से इसको। एक क्वेश्चन और आ जाइए, x + 1/2x = 8। ठीक है, समझ आ गया। और यहाँ हमसे पूछ लिया गया कि चलो निकालो फाइंड T4। तो कैसे निकालोगे बताओ? तो T4 के लिए कैसे लिखेंगे हम? T3 + 1, ठीक है, 8c3 x 5 1/2x की पावर 3। सिंपल, आ गया। तो हम इस तरीके से ये चीज़ निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, जनरल टर्म का। जनरल टर्म आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी तुरंत मैं आपको पहले मिडिल टर्म समझा देता हूँ और फिर एक साथ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। आ जाइए। अब मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? एक एक्सप्रेशन जो रहता है ना, a + b की पावर n, इस n के अंदर ये जो n है आपका, मैं यहाँ ब्रैकेट में, ये जो आपका n है ना, ये या तो ऑड होगा और या तो होगा आपका इवन। ठीक है, इस तरीके से होगा। अगर आपका इवन है, मतलब मैं बता दूँ आपको, इसके अंदर अगर मैं टोटल टर्म्स आपसे पूछूँ ना कि बताओ टोटल टर्म कितने होंगे, टोटल टर्म्स अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप n + 1 ही बोलेंगे। टोटल टर्म ऐसे होते हैं, क्यों? क्योंकि आपने देखा जब काउंटिंग स्टार्ट होती है तो 0 से होती है, n 0 से चलती है Cn तक, ठीक है, NC0 + NC1 NC2 ऐसे करके NCn तक चलती है, इसलिए एक टर्म ज़्यादा होता है। तो ये वाली बात आप लोग समझिएगा। अब दो कंडीशन यहाँ भी निकल के आती है। पहली कंडीशन क्या निकल के आती है? इफ़ n इज़ इवन, अगर n जो है आपका वो इवन है, अगर n जो है वो आपका इवन है, तो जो टोटल टर्म्स होंगे आपके वो क्या होंगे? ऑड ही होंगे, ऑब्वियसली +1 हो जाएगा। तो टोटल टर्म जो होगा आपका वो होगा ऑड, और ऑड में तो हमारे पास मिडिल टर्म 1 हो जाता है, तो इसमें कोई भी हमें दिक्कत है नहीं। ठीक है, किसके लिए? इवन के लिए। इवन के लिए मिडिल टर्म हमें निकालना है बस, n/2 + 1th जो टर्म होगा वो हमारा क्या होगा? इवन में मिडिल टर्म हो जाएगा। दूसरा, अगर n जो है वो ऑड हो जाए, अब ऑड के अंदर अगर हम लोग 1 प्लस कर देंगे तो टोटल टर्म हमारे क्या हो जाएंगे? इवन हो जाएंगे। टोटल टर्म्स हमारे क्या हो जाएंगे? इवन हो जाएंगे। और इवन होते ही, जैसे ही ये इवन हुआ, वैसे ही हमारा सिस्टम हैंग हो जाएगा और हमें मिल जाएंगे यहाँ पे दो टर्म्स। तो एक तो हो जाएगा आपका ये, एंड n + 3/2, ये हो जाएगा आपका दूसरा टर्म। ठीक, समझ में आ गया आपको ये बात कि अगर इवन है तो आपको 1 मिलेगा, क्यों? क्योंकि तब टोटल टर्म ऑड होते हैं। ऑड है तो आपको 2 मिलेंगे, क्यों? क्योंकि तब टोटल टर्म्स इवन होते हैं। बहुत बेसिक नॉलेज है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपको नहीं समझ में आएगा। इसके बाद एक और चीज़ समझा दे रहा हूँ, फिर एक साथ क्वेश्चन कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो है कोफिशिएंट ऑफ x⁻z इन द expansion of ax⁻p, ओके, bx⁻q की पावर n। सिंपल एंड सोबर। समझ में आ गया आपको किस तरीके से? यहाँ पे आपको z लिखना है n - rp + qr। समझ में आ गया? यहाँ से आपकी एक वैल्यू निकलेगी r की, और वो जो r आएगा आपका, वो जो r आएगा ना, तो वो जो टर्म आएगा आपका r, वो आप यहाँ वाले में पुट करेंगे। जो r निकल के आएगा वो अब इस r में पुट करेंगे। जो एक्चुअल टर्म होगा उसमें तो +1 होगा ही, पर जो r होगा वो इस r में पुट होगा। क्या बोलना चाह रहा हूँ भैया? क्वेश्चन में बताता हूँ आपको। मान लो हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया गया है 3x² + 1/2x, और इसकी होल पावर है 20। अब बोला गया है चलो ये बताओ जल्दी से कि कोफिशिएंट क्या होगा x⁻10 वाले का। x⁻10 जो होगा उसका कोफिशिएंट क्या होगा, ये वैल्यू तुरंत निकालो। अब भैया मेरे पास तो है फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला लिख लिया तुरंत ही अपने बगल में। मुझे सब सारी वैल्यू पता है, z मुझे पता है 10 है, n यहाँ पता नहीं होता है क्योंकि ऑब्वियसली वही तो पूछ रहे हैं हमसे। p क्या हो गया? x की पावर यहाँ पे होगी 2,
प्लस क्यू, इसकी पावर तो -1 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पे आर और जेड है आपका 10। समझ में आ गया? तो 40 माइनस 2r माइनस आर इज इक्वल टू 10। तो ये क्या हो जाएगा आपको पता है? ये हो जाएगा 3r इज इक्वल टू 30। तो r इज इक्वल टू आ गया आपका 10। अब ये r कहाँ, ये क्या है? r तो टर्म है, पर ये टर्म ऐसा नहीं है, ये टर्म ऐसा है 10 + 1, तो आपका 11th टर्म है ये। 11th टर्म के लिए ये निकालेंगे, और 3x² की पावर 10 1/2x की पावर 10। सिंपल, ये है जो भी वैल्यू निकल के आएगी आपकी, जो कि कुछ इस तरीके से रहेगी, 3 पावर 10 हो जाएगा यहाँ पे, और दोनों वैल्यूज़ कट जाएंगी, 3 10 ये आएगा। सिंपल, समझ में आ गया आपको? आई होप इतनी बात जो है वो आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। यहाँ पे एक और वैल्यू आएगी, वो भी लिख दूँ, 2 पावर 10 भी आएगा। तो ये वाली बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी अब तक। ओके, तो इतना जो आपका हिस्सा है ना, ये कोफिशिएंट है किसका? यही है कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 10, ये है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया तरीके से आ गया भैया, मज़ेदार। एक क्वेश्चन और करते हैं कोफिशिएंट वाला, थोड़ा सा और हमें समझ में आया और हम समझ पाएँ इसको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम ये करेंगे कि ये वाला लेंगे x पावर, ये x पावर 4। अब चलो बताओ जल्दी से कि कोफिशिएंट क्या होगा किसका? x पावर 8 का। x पावर 8 का कोफिशिएंट होगा या नहीं होगा ये भी हम पता लग जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आती है r की तो समझिए है ही नहीं वो टर्म। फ्रैक्शन में नहीं आती है, एक होल नंबर सा आता है, ओके नेचुरल नंबर सा आता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 8 पूछा हमसे, हमें हमारे पास फॉर्मूला पता है, z इज इक्वल टू n-rp प्लस QR। z 8 है, 4 माइनस r, p क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस 3, मतलब माइनस r हो जाएगा क्योंकि -1 है तो मैंने एक्स्ट्रा ना लिखते हुए ये कर दिया। अब यहाँ पे 12 माइनस 4r हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4r इज इक्वल टू 8, 4 बचेगा, और r इज इक्वल टू 1। r इज इक्वल टू 1 आ गया। ओ माय गॉड, दैट्स अ ग्रेट थिंग। इसका मतलब क्या निकल गया? इसका मतलब ये निकल गया कि ये 1 + 1, यानी कि जो सेकंड टर्म है आपका ना, वही है जिसके अंदर वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये 3 है कि नहीं? तो जो सेकंड टर्म है आपका वही निकल के आएगी। सॉरी, यहाँ 3 है ना, इसके बाद 4 और यहाँ x हो जाएगा। सिंपल, हाँ सही बात है। तो ये निकल के आएगा आपका x पावर 8। तो कोफिशिएंट क्या हो गया? कोफिशिएंट हो गया आपका क्या? 4। सिंपल, समझ आ गया? समझ आ गया भाई साहब, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। सेम आप लोग मिडिल टर्म के लिए भी निकालते हैं। मिडिल टर्म का एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना, उससे क्या होगा, मिडिल टर्म की हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। मिडिल टर्म के लिए ये है x + 2y इज इक्वल टू 4। अब हमसे पूछा गया भाई साहब मिडिल टर्म बताओ। ये n क्या है? ये है इवन। मैंने आपको बताया इवन होगा तो टोटल टर्म्स कितने हो गए? सबसे पहले ये बताओ, टोटल टर्म्स आपके हो गए 5। ओह वाह, दैट मीन्स हमारे पास सिर्फ एक ही है, और वो क्या होगा हमारा, लिख देता हूँ, n/2 + 1th टर्म, यानी कि 4/2 + 1th टर्म, यानी कि 2 3 थर्ड टर्म। ठीक है, लेकिन यहाँ भी समझने वाली बात है आपको, ये आपको T3 मिल गया है, और आप इसे 2 + 1 ऐसे करके लिखेंगे। दैट मीन्स 4c2 x पावर 2 2y की पावर स्क्वायर में। बस इस तरीके से आप इसे लिखेंगे, और यही जो आपका टर्म आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा बेसिकली। एंड दैट वाज 6 4s are 24 x² y²। ये आपका क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म हो जाएगा। तो हमने ये भी निकाल दिया, सिंपल तरीके से निकल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आगे बढ़ते बढ़ते कुछ यहाँ पे और एक्सप्रेशन बता दूँ जो कि आपको बिल्कुल मुँह जुबानी याद होने चाहिए। पहला तो इसका हो जाएगा, ठीक है, nc2x² प्लस डॉट डॉट डॉट, ये n हो जाएगा लास्ट में, और फिर 1 माइनस ये हो जाएगा। इसका क्या होगा? 1 माइनस nc1x प्लस nc2x² प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट में जो भी रहेगा वो तो रहेगा ही, डिपेंड करता है कि आखिर में क्या आएगा टर्म, उस पर डिपेंड करता है कि n की वैल्यू क्या है, उस पर ये चीज़ डिपेंड करती है कि लास्ट में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। समझा गया आपको? आई होप यू ऑल गॉट दिस, व्हाट डू आई मीन बाय दिस। ठीक है, तो ये वाली बातें जो कि आपको बेसिक जो बातें हैं इतनी ही निकल के आती हैं,
और यही चीज़ें जो हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं आता है। एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है या फिर फॉर्मूला कहूँ मैं, विच इज़ मोर करेक्ट, फॉर्मूला ही मैं बोल दूंगा आपसे। वो फॉर्मूला है, मान लीजिए आपको x1 x2 x3 प्लस डॉट 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 ऐसे कई सारे टर्म्स आपको दिए गए हैं और आपसे पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ टोटल टर्म्स कितने हैं ये बता दो। नंबर ऑफ टोटल टर्म्स, नंबर ऑफ टोटल टर्म्स अगर आपसे पूछ लें तो आप कैसे बताएंगे इसको? तो नंबर ऑफ टोटल टर्म्स होंगे आपके n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। दैट इज़ वॉट आई मीन। नंबर ऑफ टोटल टर्म्स आप कैसे निकल जाएंगे? एक एक्सप्रेशन आपको दिया गया होगा क्वेश्चन में, पूछ लिया जाएगा कि उसमें टोटल टर्म कितने होंगे, तो आप इस वाले फॉर्मूले पे डायरेक्ट पुट कीजिए n की वैल्यू, r की वैल्यू, और आपका जो आंसर है वो सीधा आपको दिखाई दे जाएगा। कोई भी दिक्कत ऐसी आपको नहीं आएगी इसमें। ठीक है दोस्तों, ये वाली बात आई होप कि आपको जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। एक बात और आपको मैं समझाना चाहता हूँ, वो क्या है? वो बात ये है दोस्तों कि कई बार ना हमारे से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ pth टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड बताना है आपको, दैट इज टी एन माइनस पी प्लस टू टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। समझ आ गया आपको अच्छे तरीके से? हाँ जी, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, वो भी हम कर लेते हैं। वो क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि द 14th term from the end in the expansion of रूट एक्स माइनस रूट वाई की पावर 17 इज। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपसे, आपको बताना है कि लास्ट से 14 टर्म क्या होगा। तो लास्ट से 14 टर्म हमें पता है, 14th लास्ट से है 14 टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू टी। अब मैंने को बताया कि ये एन ये होता है किससे? स्टार्टिंग से, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, ये होता है। अब एन तो मुझे पता है क्या है, 17 है, पी भी मुझे पता है ये है, और हम प्लस 2 कर देंगे तो क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी डायरेक्टली? बताओ, 3 to 5, तो T5 निकल के आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि T5 तो आ गया, पर T5 को हम लिखते कैसे हैं? T5 इज इक्वल टू T4 प्लस 1, यानी कि स्टार्टिंग से 5th टर्म है तो 17C4 अंडर रूट एक्स 13 माइनस अंडर रूट वाई की पावर 4, तो पॉजिटिव हो जाएगा, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस बात की बता रहा हूँ मैं आपको। ये हो जाएगा x पावर 13/2 और y की पावर स्क्वायर। सिंपल आंसर आ गया आपका, और यही वो टर्म होगा क्या, जो कि लास्ट से 14th होगा और स्टार्टिंग से 5th होगा ये। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग अब टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। वीडियो रिकॉर्ड करते करते गर्मी आ गई, बहुत कम बच्चे होते हैं दोस्तों जो यहाँ तक पहुँच पाएंगे पूरी वीडियो देखेंगे। ग्रेट एफर्ट से भाई उनका ही एग्ज़ाम क्लियर होगा, बाकी किसी का नहीं होगा, मतलब हो जाएगा यार, बता क्या बता सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या निकल के आती है हमारे पास, ये वाला जो एक्सप्रेशन दिया गया है कि नहीं, C0 C1x C2x स्क्वेयर C3x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस CN x पावर n हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या होगा, पुट x इज इक्वल टू 1, तो 2 पावर n हो जाएगा ये, C0 C1 C2 C3 प्लस डॉट 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 CN तक आ जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग और भी तरीके से, कई तरीके से लिख सकते हैं। मान लीजिए एग्ज़ाम में डायरेक्ट आया C1 से, ठीक है, ये लिखे गए हैं डॉट 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 CN, तो आप क्या बोलेंगे, 2 पावर n माइनस 1 तक आ जाएगा। अगर आपने यहीं पुट कर दिया x इज इक्वल टू -1, तब क्या होगा, तब दोस्तों C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस C4 डॉट 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 तक लास्ट में आ जाएगा आपका 0। सिंपल है,
ज़्यादा बड़ी कोई दिक्कत आई नहीं, ज़्यादा बड़ी कोई समस्या हमें हुई भी नहीं। एक और बात आपको मैं यहाँ बता दूँ, सिर्फ इवन इवन को अगर हम प्लस करते हैं या फिर सिर्फ ऑड ऑड को अगर हम प्लस करते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो हाफ आएगी ऑफ द 2n। सिंपल। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आती हैं, या फिर इन पे बेसिस पे मतलब काफ़ी सारे जो सवाल हैं वो आपके डायरेक्टली होते हैं। तो इसीलिए ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल मस्तक में अपने अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए इसे, जो भी कहते हैं उसको। इसके बाद आता है दोस्तों, क्वेश्चन एक साथ करवा दूंगा मैं, उसकी टेंशन मत लेना, पर मुझे ऐसा है ना फिर मैं भूलूंगा तो नहीं वैसे। हाँ हाँ, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ a प्लस माइनस बी पावर n। ये है भाई साहब, वो मैं हूँ, ये है। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, कहीं ना भागो, कहीं ना कुछ पढ़ो, बस मैं बता रहा हूँ डायरेक्टली, उस पर ध्यान दो, हो जाएगा। n माइनस आर प्लस 1 बाई आर मोड में b बाई ए, ध्यान रखिएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सिंपल यही होता है। इससे आपकी एक वैल्यू निकल के आएगी, किसकी? r की एक वैल्यू निकल के आएगी, और वो जो r की वैल्यू आपके निकल के आएगी वो आपके इस वाले r में पुट हो जाएगी दोबारा से, जैसा कि हमने कहाँ पे किया था, कोफिशिएंट वाले में। सेम काम वो भी यहाँ होगा। समझ गए आप लोग? एक क्वेश्चन दे देता हूँ, उससे आप लोग अच्छे समझ पाएंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन है आपके पास 2 माइनस 3x की पावर n है, ठीक है। जब when x इज इक्वल टू 1/3, आपको उस टाइम का इसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बताना है। तो चलो भाई शुरू हो जाओ और बताओ, आंसर दे दो इसका। फॉर्मूला में पता है, n माइनस आर प्लस 1 बाई आर मोड में v बाई ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट इज द फॉर्मूला। n माइनस आर प्लस 1 बाई आर 3x बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। 10 माइनस आर बाय आर, ये ऐसे है, ये मॉड नहीं है पर ये मॉड है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब 1/2 कैसे हो गया? क्योंकि x की वैल्यू हमें 1/3 पता थी, इसलिए डायरेक्ट 1/2 हो गया। यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे, व्हाट वी गेट 10 माइनस आर, तो ये 2r हो जाएगा, उधर चला जाएगा 2r, फिर ये इस साइड आ जाएगा 3r लेस देन 10। ओके, ये वाली बात आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद आप क्या करेंगे, r पुट करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि r की जो वैल्यू आ रही है ना आपकी, जो r की वैल्यू आ रही है आपकी इस टाइम पे, जो भी वैल्यू आ रही है इस मतलब देख के जो हमें पता लगता है r की, वो 3 आएगी यहाँ पे बेसिकली, है ना। इस तरीके से कुछ 3.3 पे आएगी। तो जो इस पे पास वाला, जो सबसे पास वाला इसका इंटीजर होगा वो हमें देखना है, दैट इज़ r इज इक्वल टू 3। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर जाएगी, तो r इज इक्वल टू 3 आ गया। 3 कहाँ पे आया? r प्लस 1 वाले पे 3 आया। फोर्थ टर्म होगा आपका nc3 2 पावर 6 माइनस 3x की पावर 3, ये हो जाएगा। फिर आप पूरा इसे सॉल्व करेंगे तो 9c3 2 पावर 6 दैट इज़ 5376। इसका आंसर तो मेरे पास लिखा हुआ है, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। लेकिन समझ गए? तो इस तरीके से कुछ न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट जो टर्म है ये हम निकालते हैं और फिर हम उसे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है दोस्तों बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। फॉर एनी इंडेक्स, एनी इंडेक्स मतलब एनी पावर, पावर एनी। अभी तक हम देख रहे थे तो आप देख पा रहे होंगे कोई ना कोई हम क्या डालते थे कि सॉलिड वैल्यू, एक नेचुरल नंबर डाल रहे थे, पर ऐसा तो होगा नहीं, हर बार नेचुरल नंबर आएगा। कभी कुछ रियल नंबर आ जाए, कोई PYQ के फॉर्म में आ जाए, कुछ भी आ जाए, उस टाइम पे हम कैसे करेंगे? अब भी काम वही होगा हमारा, 1 प्लस एक्स की पावर जैसे हमने यहाँ पे एक्सपांड किया था हम वही कर रहे होंगे। बस इस बार ध्यान हमें ये रखना है कि जो भी एक्सप्रेशन हमें दिया गया हो उसे हम पहले 1 प्लस एक्स के फॉर्म में करेंगे और तब जाके हम इसको यूज़ करेंगे। बिना 1 प्लस एक्स के फॉर्म में करें हम उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस पे बेस्ड बहुत कम क्वेश्चन आए, कभी कभार अगर आगे तो आगे 2019 में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। और
1+19/5 या 17 5/2 एक्स की स्क्वायर कुछ ऐसे करके उसका आंसर था। ठीक है, तो वो एक क्वेश्चन आया था बस, उसके अलावा तो कोई क्वेश्चन नहीं आया। और हाँ, दूसरी बात ये रहती है ना, इस पे जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत लेंदी होते हैं, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतने इंपॉर्टेंट ये है नहीं कि आप लोग हाँ ज़्यादा इस पर एफर्ट डालें। बस हम पता होना चाहिए, कई बार ऐसा होता है एग्जाम में आपके पास टाइम बच गया या कुछ हो गया तो भाई आप कुछ करने लायक तुम्हारे हैं, ऐसा फ्री ना बैठें। ठीक है, तो ये वाली बात आपको समझ में आती है। इसके बाद एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ जो हो रहा होगा, ये आप जो भी कुछ कर रहे होंगे, वो इफ़ एंड ओनली इफ़ तभी हो पाएगा जब 1 होगा, यानी कि ये -1 से इसके बीच में रहेगा। ओके, ये वाली बात। n कोई भी रियल नंबर हो सकता है, n यहाँ पावर की बात हो रही है। इस टाइम पे जो इसका जनरल टर्म होगा दोस्तों, वो भी ध्यान रखिएगा कि n, n-1, n-2, n-3 डॉट 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 n-r+1 की बात चल रही होगी, और यहाँ पे r का फैक्टोरियल आएगा, फिर यहाँ पे xr, बस इतना है ये। और ये इस तरीके से ही चल रहा होगा, साथ ही बस ये इस तरीके से चल रहा है। समझ आ गया आपको? आई होप कि आपको अब भी ये वाली जो चीज़ है ये समझ में आ गई हो। ये जो एक प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लिखी है ना कि ये एनी इंडेक्स का एक्सपेंशन कब कब होता है, इससे सवाल आया एक बार, ये पूछा गया था कि इसकी प्रॉपर्टी कब सेटिस्फाई होती है। ये था ऑप्शन में, ये दिया गया था ऑप्शन में, तो आपको ये ध्यान रखना कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे मार्क भी कर दिया आपका। ठीक है, इसके अलावा तो इंपॉर्टेंस नहीं है कोई भी इसकी, ज़्यादा इस पर बेस सवाल आते ही नहीं है। तो आप लोग भी इस पर कुछ ज़्यादा इंटेंस प्रैक्टिस या फिर एकदम पागलों की तरह मत काम करिएगा, क्योंकि फिर वही है कि उस जगह एफर्ट क्यों डालने भाई जिसका ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस है नहीं आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, यही सारी वो बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। थोड़ी बहुत मैंने प्रैक्टिस करवाई है, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं आपको कुछ शीट वगैरह प्रोवाइड करवा सकूँ, पर ये सब डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स पे कि आप लोग किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, आज की वीडियो के दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।